नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आज की बड़ी खबर ये कि हाईकोर्ट की तरफ से भी मुस्लिम पक्ष क्योंकि अपील लेकर वहां पहुंचा था, हाईकोर्ट की तरफ से उस याचिका को खारिज कर दिया गया और ज्ञान वापी में पूजा अर्चना जारी रहेगी। हाईकोर्ट के लेकिन फैसले पर मुस्लिम पक्ष का बयान सामने आया है। ज्ञान वापी पर फैसला चिंतित करने का विषय है। ज्ञान वापी पर जो हुआ उससे सदमा लगा है। हिंदू मुसलमानों के बीच एक खाई बढ़ेगी ये कहा गया। मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई ये भी साफ है। ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि ये साफ है कि मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई। जो हो रहा है अभी उससे खाई बढ़ेगी, फासले बढ़ेंगे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में ज्ञान वापी के तहखाने में, व्यास तहखाने में पूजा अर्चना जारी है। वहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम पक्ष लेकिन क्या कह रहा है, सीधे रुख करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। के दिन शुरू होने से पहले उन्होंने वहां पूजा का इंतजाम बैरिकेड्स काट के किया। इतना एक्टिव, तो इससे मालूम हो रहा है कि हमारे मुल्क के मौजूदा हुक्मरान, यहाँ का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जुडिशरी, ये सब यहाँ पर एक इंसाफ के तकाजों को समाज में सबका जो सबकी तरक्की, सबके साथ इंसाफ के तकाजों के खिलाफ होता है। ये बात, इससे जो नुकसान हो रहा है कि मुस्लिम समाज को खासतौर पर और दीगर तमाम अक़लियतों को उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पे, हुक्मरानों पे, यहाँ के सिस्टम पर और जुडिशरी पे खासतौर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पे जुल्म हुआ तो हम किसके पास इंसाफ के लिए जाएं, ये बहुत मजरूह हो। इससे नतीजा ये हो रहा है कि लोगों में मायूसी है, लोगों में फिक्रमंदी और लोग बहुत परेशान हैं, सफोकेशन है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उसी सफोकेशन को पेश करना चाह रहे हैं कि लोग समझे। मैं हमारे गैर मुस्लिम समाज के बड़े लोगों से इस बात की अपील करता हूं कि वो आगे आए और ये जो फिरका परस्त तंग नजर जो लोग हैं, जो समाज में इन बुनियादों को, देश की बुनियादों को तोड़ रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करें। हम मुसलमान भाइयों से सब्र की अपील करते हैं, तहम्मुल की अपील करते हैं, लेकिन कब तक अपील करेंगे अगर हुकूमत, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी मुसलमानों के सब्र का। मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले, भरोसा रखने वाले और मुल्क के सेकुलरिज्म को मानने वाले इंसाफ पसंद तमाम शहरियों को बहुत ही सदमा पहुंचाया है। इस्लाम में गसब की हुई ज़मीन, दूसरों की छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं। आपने सुना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश की बड़ी संख्या में जो मुसलमान हैं वो अपने आप को एक घुटन महसूस करें क्योंकि उनको लगता है कि कानून उनके साथ नहीं खड़ा है। लेकिन इस बीच वाराणसी में क्या हो रहा है वो बता दें। व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है। अब 6 फरवरी को सुनवाई होगी, तब तक पूजा पर रोक नहीं लगाई गई है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जगह को संरक्षित करने को कहा है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस जगह को संरक्षित रखा जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी, लेकिन तब तक के लिए हाई कोर्ट ने कोई रोक नहीं लाई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से रोक लगाने की मांग की गई थी व्यास तहखाने में जो पूजा अर्चना शुरू हुई है उसे लेकर। लेकिन आपको बता देते हैं पहले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दरअसल क्या हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में तहखाने में जो पूजा हो रही है उसको लेकर याचिका थी। अब 6 फरवरी तक ये पूजा जारी रहेगी। अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होनी है। कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है मुस्लिम पक्ष को। मुस्लिम पक्ष की तरफ से राहत मांगी गई थी, रोक लगाने की मांग की जा रही थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। यूपी सरकार के लिए हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किया गया कि जगह को संरक्षित रखें।
ये निर्देश यूपी सरकार को दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को भी बनाए रखें और जो वाराणसी का जो माहौल है उसको भी ध्यान में रखा जाए। यूपी सरकार को कोई निर्माण या नुकसान नहीं होना चाहिए, ये साफ तौर पर कहा है, यानी कोई निर्माण भी नहीं होना चाहिए और कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए। हमारे साथ इस पूरी खबर पर TV9 भारतवर्ष संवाददाता बने हुए हैं जो लगातार इस खबर के हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ शिवांश मौजूद है, हमारे साथ प्रीति मौजूद है, हमारे साथ पीयूष पांडे मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन प्रीति आप ही का रुख कर लेते हैं। हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि कोई निर्माण भी नहीं होगा और कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 6 फरवरी तक जिस तरह से अभी पूजा अर्चना हो रही है, लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वो सब कुछ होता रहेगा। बिल्कुल, जो कोर्ट ने आज जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें ये कहा गया कि 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी और जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि 6 फरवरी को जब अगली सुनवाई होगी तब तक जो तहखाने में जो पूजा हो रही है वो पूजा ऐसे ही जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष को कोई भी राहत नहीं मिली है। हमारे साथ वकील मौजूद हैं जो जब सुनवाई हो रही थी कोर्ट परिसर के अंदर तो ये वहाँ पे मौजूद है। इन्हीं से जान लेते हैं कि और क्या क्या हुआ अंदर। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंता जताई थी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में पूछा था कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी क्या है। तो वहाँ पे जो महाधिवक्ता गए थे उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ सामान है, उन्होंने कहा उस पर नज़र बनाए रखें। ये 2 अहम बातें आज कोर्ट ने बोली थी। बाकी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप जब अंदर मौजूद थे, जब सुनवाई चल रही थी तो क्या हुआ कोर्ट परिसर के अंदर? क्या कहा मुस्लिम पक्ष ने, हिंदू पक्ष ने क्या कहा, क्या दलीलें रखी गई? देखिए, मस्जिद पक्ष की तरफ से जो है फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर डिफेक्टिंग नंबर 136 ऑफ 2024 सीनियर एडवोकेट श्री सैयद फरमान अहमद नकवी जी ने फाइल किया, जिनको असिस्ट तमाम जूनियर अधिवक्ताओं ने किया मस्जिद पक्ष की तरफ से। और मंदिर पक्ष की तरफ से जो है उत्तर प्रदेश शासन के महाधिवक्ता श्री अजय मिश्रा जी और रिस्पोंडेंट नंबर 1 की तरफ से विष्णु शंकर जैन और प्रदीप कुमार शर्मा जी और रिस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से विनीत संकल्प जी अपीयर किए। चूँकि ये जो पिटीशन फाइल हुई उसमें 31/1/2024 का जो डिस्ट्रिक्ट जज का आदेश था उसकी सर्टिफाइड कापी नहीं लगी थी, तो एग्जेक्शन एप्लीकेशन से फाइल किया था। उसमें मस्जिद पक्ष ने के सीनियर एडवोकेट की तरफ से ये दलील दी गई कि जब तक इसमें चूँकि अगली तिथि जो है उसमें 6 फरवरी 2024 कोर्ट ने नियत की, तो उन्होंने वहाँ पर जो पूजा हो रही थी उस पूजा जो आदेश किया है डिस्ट्रिक्ट जज ने पूजा करने का और उसको 1 हफ्ते के अंदर इम्प्लीमेंट का आदेश दिया था, उस पूजा पर रोक लगाने के लिए कोर्ट से जो उनकी प्रेयर थी उसको कोर्ट ने जो है मना कर दिया, खारिज कर दिया जी। और यानी प्रीति अगली तारीख जब तय की जा रही थी, ये बता रहे हैं जो आपके साथ मौजूद है वकील की, जो अगली तारीख तय मुकर्रर की जा रही थी तब तक सुनवाई क्योंकि 6 फरवरी को अब होगी, उस बीच में रोक लगा दी जाए। प्रेयर थी, ये मांग थी मुस्लिम पक्ष की, लेकिन कोर्ट ने नहीं लगाई है ऐसी कोई रोक। हमारे साथ पीयूष भी मौजूद है, हमारे साथ शिवांग भी मौजूद है। शिवांग, क्योंकि कोई रोक नहीं लगाई है और मुस्लिम पक्ष की मांग ये थी कि रोक लगा दी जाए, अभी जिस तरह से पूजा अर्चना हो रही है या वहां पर लोग भी पहुंच रहे हैं अब दर्शन करने के लिए, आप वहां वाराणसी में मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ हो रहा है? क्या आज भी पूजा हुई है? क्या लोग भी वहां पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए? क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल सुमेरा, जो 5 बार आरती करने का जो शेड्यूल तय किया गया है उसके हिसाब से ही तहखाने, व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना सुबह से ही हो रही है। लेकिन अभी कुछ देर पहले क्योंकि नमाज खत्म हुई है, इसीलिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो धीरे धीरे करके ज्ञानवापी परिसर से बाहर निकलना शुरू हुए हैं। और पुलिस और प्रशासन की कोशिश यही है कि यहाँ पे शांति और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। धीरे धीरे जो पुलिस वाले हैं वो लोगों को उनके घरों की ओर प्रस्थान करने के लिए बोल रहे हैं और साथ साथ सुरक्षा जो है वो बहुत चाक चौबंद तरीके से यहाँ पे नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं ये जो इलाका लोगों के घरों की ओर जा रहा है ज्ञानवापी परिसर से, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो मुसलमान समुदाय के लोग मस्जिद में गए थे अपनी नमाज अदा करने के लिए, वो कुछ देर पहले निकले हैं। और बहुत ही यहाँ पे जिसे कहते हैं भीड़ भड़क्का वाला इलाका है, उसका बड़ा कारण ये भी है कि हज़ारों की संख्या में जो दर्शनार्थी यहाँ पहुँचे थे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, ठीक है, तहखाने के दर्शन करने के लिए, उनकी वजह से भी और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं बड़ी संख्या में शिवांग हम देख सकते हैं कि पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। और क्योंकि ये जुमा था, आज के दिन नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, वो भी निकलकर अब बाहर वापस गए। ये चिंता भी हाईकोर्ट की तरफ से जाहिर की गई थी कि कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था को बनाकर रखने की जिम्मेदारी है। और इसके बारे में सवाल भी पूछा गया
गया था पीयूष हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आज हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ, यानी टेक्निकल आधार पर ये कहा गया है कि अब अगली सुनवाई जब 6 फरवरी को होगी तब इस मामले में पूरी तरह से सुनवाई आगे शुरू होगी। यानी टेक्निकल आधार पर अब ये मामला 6 फरवरी के लिए टाल दिया गया, लेकिन प्रेयर को नहीं माना कोर्ट ने, यानी रोक किसी तरह की नहीं लगाई। बिल्कुल सुमेरा, देखिए अहम बात ये थी कि 17 जनवरी को रिसीवर नियुक्त किया गया था निचली अदालत की ओर से, और कायदा ये कहता था कि मुस्लिम पक्ष को यानी कि अंजुमन इंतजामिया समिति को 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सीधे 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी जो पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर के था, जो व्यास जी के तहखाने पर और उनके कब्जे को लेकर के था। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने ये अपने आदेश में साफ लिखा है कि दोनों पक्षों की सहमति से मामले की सुनवाई 6 फरवरी तक टाली जा रही है और दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी कोर्ट, क्योंकि इस मामले में सीधे तौर पर जो तकनीकी खामी थी उसको ध्यान में रखते हुए ये आदेश हाईकोर्ट ने किया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश भी हाईकोर्ट ने जारी किया है। अहम बात यह है कि इस मामले में अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है, क्योंकि उसने तत्काल पूजा अर्चना पर रोक लगाने की मांग हाईकोर्ट में की थी और इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट भी आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें हाईकोर्ट भेजा था। अब जबकि हाईकोर्ट में उन्होंने तकनीकी खामी की है और हाईकोर्ट ने ये एक आदेश जारी किया है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये पेंच फंसेगा कि आखिर आपने 31 जनवरी के आदेश को क्यों चुनौती दी, क्यों 17 जनवरी के आदेश को आपने चुनौती नहीं दी, जबकि मामले की शुरुआत निचली अदालत में 17 जनवरी के आदेश से शुरू होती है। जी सुमेरा, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन यहां पर भी तकनीकी आधार पर मामला फंस सकता है, हो सकता है अब उन्हें 6 फरवरी तक इंतजार करना पड़े हाईकोर्ट में अगली सुनवाई जब हो तब तक के लिए। लेकिन इस बीच एक और प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा के मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं मुलायम सिंह की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने इसे समाज की बड़ी जीत बताया है। पुनः शुरू करवाया है, वहाँ पहले से हो रही थी, व्यास परिवार पूजा कर रहा था, उसको रोकना नहीं चाहिए था। कितने साल हो गए, 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं कि कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए, तो ये सरासर गलत फैसला है। हिंदू समाज जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास करता है और यह जीत मुझे लगता है पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और 33 वर्षों से मुझे लगता है हिंदू समाज अपमानित हुआ वहाँ पर, और साक्ष्य को लेकर के जीत हुई है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हुई और जिला कोर्ट की तरफ से इसकी इजाजत दी गई। उससे पहले क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। इससे पहले एएसआई के सर्वे में ज्ञानवापी में क्या क्या मिला वो आइए जान लेते हैं, और वो हम आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई थी उसमें क्या जानकारी दी गई थी कि क्या कुछ यहाँ पर बरामद किया गया है। मार्बल स्लैब पर श्री लिखा है, ये बताया गया था एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मार्बल स्लैब पर राम लिखा हुआ है। देखिए, ये साफ पर राम लिखा हुआ मिला। इसके अलावा हनुमान की मूर्ति 36 सेंटीमीटर ऊंची हनुमान जी की मूर्ति भी यहां पर बरामद की गई। इसके अलावा 15 सेंटीमीटर ऊंची श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति भी यहां पर पाई गई, और यह भी एएसआई की रिपोर्ट में बताया गया। तो एएसआई की रिपोर्ट में ये तमाम साक्ष्य सामने रखे गए। एएसआई की रिपोर्ट का यह कहना था, साइंटिफिक रिपोर्ट एएसआई की बताती थी कि किस तरह से हनुमान की मूर्ति 21.5 सेंटीमीटर ऊंची यहां पर मौजूद है। ये ज्ञानवापी परिसर का जो एएसआई सर्वे कराया गया था, साइंटिफिक सर्वे, उसमें ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई। शिवलिंग की आकृति है जो 6.5 सेंटीमीटर ऊंची है, यह बताया गया एएसआई सर्वे में। इसके अलावा यह भी कि विष्णु जी की मूर्ति भी यहां पर मौजूद है जो 27 सेंटीमीटर ऊंची है। गणेश जी की मूर्ति यहां पर मौजूद है जो 12 सेंटीमीटर ऊंची है। तो अलग अलग जानकारियां, अलग अलग आकृतियां यहां पर मिली, मूर्तियां यहां पर मिली। 7 सेंटीमीटर ऊंची खंडित शिवलिंग भी यहां पर मौजूद है, यह बताया गया एएसआई के सर्वे में। द्वारपाल की मूर्ति भी 28 सेंटीमीटर ऊंची मौजूद है, एएसआई के सर्वे ने यह भी जानकारी सामने रखी। इसके अलावा गणेश जी की मूर्ति 8.5 सेंटीमीटर ऊंची, एएसआई के सर्वे का कहना था कि वो भी यहां ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। तो ये तमाम जानकारियां एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में निकलकर सामने आई थी।
लेकिन इस बीच एक और जानकारी आपको दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि दूसरे दिन की पूजा पर बोले याचिकाकर्ता सोहन लाल, आज मंगल आरती में भारी भीड़ उमड़ी। हम सब के लिए 31 साल बाद आया है ये गौरवशाली क्षण, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, ये कहा है सोहन लाल ने। सभी सनातनियों को बधाई देते हैं लक्ष्मी देवी, मंदिर आकर दर्शन करें श्रद्धालु, ये भी कहा लक्ष्मी देवी ने। लक्ष्मी देवी का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग आएं और दर्शन करें क्योंकि ये क्षण 31 साल बाद आया है। बहुत ज्यादा उत्साह है। आज माननीय जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश जी के आदेश से जो व्यास जी का तहखाना खोला है जिसमें पूजन राग भोग चालू है, आज उसका दूसरा दिन है और दर्शनार्थियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। दिन भर जो है उत्साह रहा। आज प्रातः ब्राह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे जो मंगल आरती हुई तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही है। और ख़ास तौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है, सभी हिंदू जन हर्षित हैं। अभी तक जो है विश्वनाथ मंदिर के जो अर्चक थे वही पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन आज पूर्ण संभावना है कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अनुसार एक नए पुजारी जो है आज मिल जाएंगे हम हिंदू समाज को। जो है ये हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कम से कम 31 साल के बाद हम लोग को एक खुशी मिली है कि हम लोग को मतलब व्यास जी के तहखाने में दर्शन का मतलब अधिकार मिला है। हम लोग को तो बहुत खुशी है, पूरे सनातनियों को खुशी है, सबको बधाई देते हैं कि आके अपने दर्शन करिए आप लोग। और जैसे हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, आप मंदिर में आके दर्शन करिए, यही कहेंगे। अभी तक तो जो नियुक्त है, अब आगे मतलब जो ट्रस्ट वाले हैं, मतलब विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्ट वाले हैं, वो तय करेंगे कि कौन पुजारी रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। और इस पूरे मामले में अदालत में क्या कुछ चल रहा है, क्या विकल्प अब मुस्लिम पक्ष के पास मौजूद है, इसके बारे में बात करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, तो क्या 6 फरवरी से पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, क्या विकल्प उनके पास हैं? बिल्कुल सुमारा, देखिए इंटरिम ऑर्डर जो हाईकोर्ट ने जारी किया है उस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, क्योंकि उसे तत्काल पूजा अर्चना पर रोक चाहिए और यही मांग उनकी हाईकोर्ट में भी थी और इसी मांग को लेकर वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें हाईकोर्ट भेजा था। तो ऐसी स्थिति में जबकि उन्हें तत्काल पूजा अर्चना पर रोक चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये संभावना बनती है कि आज ही वो रजिस्ट्रार जनरल से इस मामले में अर्जी पेश करें अपनी और उसके बाद CJI से संपर्क करें और ये सुनवाई अलग तरीके से भी हो सकती है। ये संभावना भी बनती है कि CJI इस मामले पर अपने घर में सुनवाई करें या फिर ऑनलाइन इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। तो देखिए उनके पास विकल्प है, लेकिन जो पेच बनता है वो सबसे अहम ये है कि उन्होंने जो हाईकोर्ट में चुनौती दी वो 31 जनवरी के आदेश को दी, 17 जनवरी के आदेश को नहीं दी, क्योंकि निचली अदालत ने 17 जनवरी को रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया था। तो ऐसी स्थिति में उन्हें 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देनी चाहिए थी और यही वजह थी कि हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं देते हुए सीधे तौर पर मामले की सुनवाई को 6 फरवरी तक के लिए टाल दिया। अब 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे से इस मामले पर सुनवाई होगी, तब तक विकल्प है और विकल्प का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि वो कब उसकी सुनवाई करें और कितनी जल्दी सुनवाई करें, लेकिन जो तकनीकी आधार वहां पेच फंसा था वही यहां सुप्रीम कोर्ट में भी फंस सकता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, देखिए अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी पूछेगा कि जब आप हाई कोर्ट गए तो आपने वहां पर 31 जनवरी के ऑर्डर को क्यों चुनौती दी, जबकि निचली अदालत ने 17 जनवरी को रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया था। और ऐसी स्थिति में जहां से केस की शुरुआत हुई थी आपने उस पहलू को क्यों नहीं उठाया, सीधे 31 जनवरी के आदेश को क्यों चुनौती दी। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट भी ये कह सकता है कि आप 6 फरवरी तक इंतजार करें हाईकोर्ट में अगली जो सुनवाई होने वाली है तब तक का। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच ये भी बता दें अपने दर्शकों को, एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, जो अयोध्या में हुआ वो क्या काशी में भी होगा, यानी अयोध्या में जो हुआ वो क्या काशी में होगा। अयोध्या में ज्ञानवापी में देखिए हम आपको बता दें कि अयोध्या में 1528 में बाबर ने राम मंदिर तोड़ा, 1669 में औरंगजेब ने ज्ञानवापी में वाराणसी में मंदिर को तोड़ा। तो क्या वही उसी तरह की टाइमलाइन को अगर हम फॉलो करें और क्या कुछ अयोध्या में हुआ है, किस तरह से वहां पर अब राम मंदिर बनाए, तो ज्ञानवापी में भी क्या वो हो सकता है। 1976 में विवादित स्थल का सर्वे कराया गया अयोध्या में। 6 मई 2022 को कोर्ट कमिश्नर का सर्वे कराया गया ज्ञानवापी परिसर में। अप्रैल 2003 में SI ने खुदाई की अयोध्या में
और तमाम साक्ष्य सामने रखे, रिपोर्ट सामने रखी गई। ज्ञानवापी में जुलाई 2023 में एएसआई का सर्वे शुरू कराया गया और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट फिर सामने आई। अगस्त 2003 में अयोध्या में सर्वे रिपोर्ट सामने आई थी। ज्ञानवापी मामले में जनवरी 2024 में सर्वे रिपोर्ट सामने आई। मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले, एएसआई की रिपोर्ट ने यह बताया था अयोध्या में तब, और ज्ञानवापी में भी अब जब रिपोर्ट सामने आई जनवरी 2024 में, रिपोर्ट में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, इसके तमाम सबूत सामने रखे गए, तमाम साक्ष्य सामने रखे गए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद दूसरी जगह ले जाई गई है। व्यास जी के तहखाने में अब विधिवत पूजा इस वक्त ज्ञानवापी में शुरू हो चुकी है, जो 1993 में रोक दी गई थी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बन चुका है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। हालांकि अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बाकी पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन वहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। ज्ञानवापी में हर दिन अब 5 बार आरती हो रही है। तो क्या वही होगा? बाबा विश्वनाथ मूल स्थान पर क्या लौटेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल वाराणसी में तमाम जो श्रद्धालु मौजूद हैं, तमाम जो भक्त मौजूद हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बाबा विश्वनाथ भी अपने मूल स्थान पर लौटेंगे? और ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है जिस तरह के हालात अभी बने उसके बाद। लेकिन आपको ये भी बता दें कि TV9 भारतवर्ष से केंद्रीय मंत्री स्वामी निरंजन ज्योति ने क्या कहा। अवैध जमीन पर खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता है, उन्होंने कहा। ज्ञानवापी में शंख त्रिशूल विराजमान हैं, निरंजन ज्योति ने कहा। ज्ञानवापी में देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हमारे साथ हैं। मैम, जो ज्ञानवापी में तहखाना खुला है उसमें पूजा की शुरुआत हो गई थी, लेकिन आज वहां बनारस में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इसके खिलाफ। देखिए, यदि सच्चे अर्थों में ये भारत के नागरिक हैं तो न्यायालय की बात माननी चाहिए। राजनीतिक विद्वेष के कारण पूजा बंद करवाई गई थी, मुलायम सिंह ने बंद की थी, उसको माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि वहाँ पूजा हो सकती है, तो पूजा हो रही है। जहाँ देवी देवता विद्यमान है पूजा वही होती है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इनके कुरान में लिखा है कि अवैध जमीन में खुदा इनकी इबादत स्वीकार नहीं करते। यदि मंदिर में जाना इनके लिए इबादत कुरान में इजाजत नहीं है, तो वहाँ तो देवी देवताओं के चित्र विराजमान है, त्रिशूल विराजमान है, शंख वहाँ विद्यमान है, वहाँ स्वस्तिक विद्यमान है, देवी देवताओं की मूर्तियाँ विद्यमान है। तो समझ में नहीं आता है। और मैं तो इतना कहती हूँ कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। जो मुलायम सिंह ने रोक लगाई थी उसको पूजा का अधिकार दिया। लेकिन अखिलेश तो करेंगे, इतनी जल्दबाजी क्या थी पूजा शुरू करने? उनको यही लगेगा, अपने पिता के कष्ट पर पश्चाताप नहीं है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम धामी को यूसीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। धामी कैबिनेट यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी देगा। 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल विधानसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है। सीएम धामी पहले भी कह चुके थे कि इस मामले में तेजी से कार्रवाई की जाएगी। करीब 800 पन्नों की यूसीसी रिपोर्ट सौंप दी गई है। 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल उत्तराखंड विधानसभा में पेश करने की अब तैयारी की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट पर सीएम धामी ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी हमारे संकल्प पत्र में था, हमने जो वादा किया था वो हमने पूरा किया है, ये कहा उन्होंने। विशेष सत्र में पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल उत्तराखंड में। यूसीसी कमेटी से रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इसी सत्र में यूसीसी बिल विधानसभा में लाया जाएगा। ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। और वो शुभ दिन, ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से
जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यूसीसी कमेटी ने सीएम धामी को जो रिपोर्ट सौंपी है, ये रिपोर्ट कैसे तैयार की गई है, कितनी व्यापक चर्चा की गई है, कितने लोगों से सुझाव लिए गए हैं, आइए वो आपको बताते हैं। यूसीसी कमेटी की अध्यक्ष है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो ये जो रिपोर्ट है, इसकी बड़ी बातें आइए आपको बता देते हैं। यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। 2 लाख से ज्यादा सुझाव आए थे इस पूरे मामले पर। 43 जगहों पर जन संवाद का आयोजन किया गया, लोगों से बात की गई, उनसे सुझाव लिए गए, वेब पोर्टल पर भी सुझाव मांगे गए। 2,35,000 सुझाव आए थे यूसीसी को लेकर, इस बिल को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर। 123 बैठकें हुई हैं, तब जाकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है और 1.5 साल का समय लगा है, यानी 1.5 साल का समय लगाकर व्यापक चर्चा कर लोगों से बात करने के बाद ये तैयार की गई है रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने बताया कि कानून बनने के बाद प्रदेश में क्या क्या बदल जाएगा, यानी उत्तराखंड में क्या क्या बदलेगा। इसमें शायद 10 चैप्टर होंगे और एक चैप्टर होगा एज ऑफ मैरिज का, कि भाई सबकी शादी की उम्र समान होगी। एक चैप्टर होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, की सबके शादी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके कॉमन हो जाएंगे, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके कॉमन हो जाएंगे। तो एक चैप्टर इसके ऊपर भी होगा। एक चैप्टर ये होगा कि आपका एडॉप्शन, बच्चा गोद लेने का अधिकार, गार्जियनशिप, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार। एक होगा सक्सेशन और इनहेरिटेंस का, यानी विरासत का, वसीयत का होगा। एक मेरे समझ हो सकता है पेरेंट्स केयर का भी हो, पता नहीं इसमें जोड़ा है कि नहीं जोड़ा। चाहे तो इसमें एक चैप्टर पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी जोड़ सकते हैं कि हम दो, हमारे दो, सबके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये यूसीसी आने से जो आदमी धार्मिक स्वतंत्रता है वो एचडी चलती रहेगी। जो मंदिर जाते हैं मंदिर जाएंगे, जो मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ेंगे वैसे ही पढ़ेंगे, उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन उत्तराखंड की सभी बेटियों को इक्वल राइट मिल जाएगा। कुरीतियां खत्म होंगी, खासतौर पर जो मुगल कालीन कुरीतियां चल रही हैं। भाई जो भारत में कुरीति शुरू हुई वो खत्म हो गई। यूसीसी रिपोर्ट सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार का अगला एक्शन क्या है, ये भी जान लीजिए। कल कैबिनेट से यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद 6 फरवरी को विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा, इस बिल को पेश किया जाएगा। विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा बिल। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यूसीसी बिल लागू हो जाएगा। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। इसके बाद यानी 6 फरवरी तक ही ये सब कुछ कर लेने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सरकार की पहल का स्वागत किया है और कहा है कि सरकार ने जो वादा किया उसे वो पूरा कर रही है। सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जो वादा उन्होंने किया था, जो कमिटमेंट किया था, उसे फुलफिल करते हुए युवा मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और फिर श्री राम याद आ गए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो श्री राम के वंशज हैं, अपने वादे से कैसे मुकर जाएं। मुझे लगता है कि जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री ने अपने वादे को फुलफिल करते हुए, कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। बदलेगा क्या? अगर 7 तारीख से लागू हो गया तो क्या बदलने जा रहा है उत्तराखंड में और देश में फिर क्या बदलेगा? ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है, एक सधा हुआ कदम जो हमें विकसित देशों की श्रेणी में लाके खड़ा कर देगा। और मैं ये कहता हूं, एक जैसा कानून सबके लिए होगा, एक जैसी लाइनें। आज मेरी बहन बेटियों को और बहन बेटियों के मुकाबले मुझे लगता है जो बराबरी मिलेगी वो पूरी दुनिया देखेगी। और इतना शानदार कानून होगा जितना हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा देश इसे हाथों हाथ लेगा। उत्तराखंड में लागू होने वाले यूसीसी कानून में दरअसल क्या है, इसे हम भी आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, जो रिपोर्ट सामने रखी गई है, इसमें क्या कुछ है वो जान लीजिए। सबसे पहला और अहम मुद्दा, विवाह पर सभी धर्मों में एक समान व्यवस्था हो, यह सुझाव दिया गया है। बहुविवाह पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा सभी के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना होगा। इसके अलावा सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी जाएगी। तलाक के लिए सभी धर्मों में एक सी व्यवस्था लागू होगी, यानी व्यक्तिगत तौर पर आप धर्म के आधार पर तलाक अलग अलग तरह से नहीं दे सकते हैं। पर्सनल लॉ के तहत तलाक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तलाक में दोनों ही पक्षों के लिए समान नियम होंगे, यानी महिला और पुरुषों के लिए समान नियम होंगे, दोनों ही पक्षों के लिए। 8वां पॉइंट जिसमें है वो ये कि संपत्ति पर सभी धर्मों में महिलाओं को समान हक मिलेगा। आप किसी भी धर्म से हो लेकिन संपत्ति में आपका अधिकार समान होगा। तलाक के बाद बच्चों के संरक्षक तय किए जाएंगे।
और सबसे बड़ी बात यह कि सभी धर्मों में गोद लेने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी, क्योंकि कई धर्मों में अभी गोद लेने की प्रक्रिया को धार्मिक रूप से मान्यता हासिल नहीं है। और अब बात करते हैं झारखंड की। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन और कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है। हेमंत सोरेन के इंटरव्यू पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के लिए क्या किया, यह सवाल उठाया है। कांग्रेस ने हमेशा घोटालेबाजों का ही संरक्षण किया। कांग्रेस और कांग्रेसियों का और कांग्रेसियों के हमदर्दों का हमेशा घोटालेबाज राजनीतिकों का संरक्षण देने का काम रहा है। और इसी कड़ी में कपिल सिब्बल का ये स्टेटमेंट आया है। कपिल सिब्बल अगर वो बात करते कानून की बात तो बात समझ में आती। बात कर रहे हैं आदिवासी और मूलवासी की। मैं पूछना चाहता हूँ कपिल सिब्बल को, झारखंड को कितना जानते, कितने आदिवासियों के लिए कपिल सिब्बल ने काम किए हैं और आदिवासी समाज के लिए हेमंत सोरेन ने क्या किया है। एक भी आदिवासी परिवार को अगर लाभान्वित किया हो तो कपिल सिब्बल जाकर के उस परिवार से जाकर के मिले। कपिल सिब्बल इस प्रकार के अनाप शनाप बयान करके सामाजिक समरसता का तोड़ने का काम कपिल सिब्बल न करे।